खुशामदीद अजीज़ दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आ पहुंचेगी। दोस्तों, आपको मालूम ही है हम क्लास 10th के उर्दू की चैप्टर नंबर 2 और मिजाजदार लुट गई पढ़ रहे हैं। इस पर अभी तक हमने 2 लेक्चर्स बनाए हैं, आज हम इस पर तीसरा लेक्चर बना रहे हैं जिससे हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर क्लियर होने वाला है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को रोज़ाना एंड तक देखने की कोशिश करिए। आपको बताते चलें कि आपकी निसाब की जो लैंग्वेज है, आपकी किताब में जो उर्दू लिखी हुई है उसका ये सिंपल सलीस उर्दू हमने बनाया हुआ है। हर लाइन हमने लिखी है, हर लाइन इसमें मेंशन किया, हर पॉइंट इसमें मेंशन किया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ थोड़ा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और यहाँ उनका आसान लफ्ज़ उन मुश्किल अल्फाज के आसान अल्फाज आसान भाषा में हमने यहाँ पर ये लेक्चर तैयार किया हुआ है, ये PDF तैयार करी है। तो लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू पर। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा उस पर सरसरी एक नज़र हम देते हैं। हमने यही पढ़ा कि और मिजाजदार लुट गई चैप्टर नंबर 2 जो हमारी किताब का है, ये मौलवी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है और मौलवी नज़ीर अहमद की सबसे पहली नावल मिरातुल उरूज से अख़ज़ की गई है जो कि उन्होंने 1869 ईस्वी में लिखी थी। मौलवी नज़ीर अहमद ने इस कहानी में कुछ किरदार का जिक्र करते हुए लिखा है कि मोहम्मद आकिल अपनी बीवी से एक बार मुखातिब होकर कहता है कि किसी अजनबी औरत को घर में दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि इस शहर में बहुत सारी कटनियाँ और ठगनियाँ मौजूद हैं। अगर आपने किसी औरत को अपने घर में दाखिल होने दिया तो आपके घर को वो लौट सकती है। यानी कि मोहम्मद आकिल अपनी बीवी से कहता है, क्योंकि मोहम्मद आकिल की जो बीवी मिजाजदार बहु शिद्दत से बेवकूफ़ होती हैं, लिहाजा वो इन बातों पर ज़्यादा कान नहीं धरती हैं। उससे मालूम होता है कि उनकी गली में एक हजन आई हुई है। और हजन कौन होती है? हजन एक दलाला औरत होती है, एक कटनी और ठगनी औरत होती है जिसके पास औरतों को लूटने के लिए और औरतों को फिसलाने के लिए, जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं उनको लूटने और उनको फिसलाने के लिए सदहा किस्म की चीज़ें और तबर्रुकात मौजूद होती हैं, जिनमें ख़ास तौर पर तस्बीह, खाकी शिफा, जमजम या मदीना मनवरा की खजूरें, कोयतूर का सरमा, खाने काबा की गिलाफ का टुकड़ा, आकीकुल बहर, मूंगे के दाने, मरजान, नाद अली, पंचसूरे और भी बहुत सारी दवाएँ मौजूद थी। ये चीज़ें देखकर जो औरतें होती थी, बेवकूफ़ औरतें, वो बिल्कुल काबू में आ जाती थी हजन की। तो जो ही मिजाजदार बहू को पता चलता है कि हजन आई हुई हैं, वो अपनी नौकरानी जुल्फन को बेचकर हजन को अपने घर बुलाती हैं और हजन की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करती हैं। साथ ही हजन के पास जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ को देखती हैं। उन सभी चीज़ों में से मिजाजदार बहू को सुरमा और नाद अली पसंद आता है, सुरमा और नाद अली पसंद आता है। और दूसरी जानिब जब हजन मिजाजदार बहू से बातें करती हैं, बातों बातों में हजन को ये मालूम होता है कि मिजाजदार बहू बेवकूफ़ है, लिहाजा वो अपना जाल बिछाना शुरू कर देती हैं। इसलिए वो 1 पैसे का बहुत सारा सुरमा उसको तोल कर देती हैं, 2 आने में नाद अली देती हैं। इसके अलावा एक फेरोज़ी की अंगूठी बिल्कुल मुफ्त में देती हैं, जिससे मिजाजदार बहू हजन की गर्विदा हो जाती हैं, उसे हजन बहुत पसंद आती हैं। और साथ ही हजन क्या करती हैं, अपने जाल बिछाते बिछाते वो यूँ करती हैं कि वो हजन मिजाजदार बहू को सफ़र हज की कुछ बातें बयान करती हैं, जैसे समंदर का हाल बताती हैं, अरब की कैफियत बताती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल से जुड़ी हुई बातें होती हैं, जिनसे वो जज्बाती हुई वो बातें पेश करती हैं। किसके सामने? मिजाजदार बहू के सामने हजन पेश करती हैं और मिजाजदार इन बातों को खूब अच्छी तरह से सुनती हैं, शौक़ से सुनती हैं, इल्तिफ़ात से सुनती हैं। और इन्हीं बातों में हजन मिजाजदार से पूछती हैं कि आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, और मिजाजदार कहती हैं कि हमारे नसीब में, हमारी तकदीर में बच्चे कहाँ हैं। हजन कहती हैं
आपकी शादी को कितना टाइम हुआ, कितने दिन हुए। तो मिजाजदार बहू का कहना होता है कि अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ हमारी शादी को। इस बात से हजन को ये पता चलता है कि मिजाजदार बहू कितनी बेवकूफ़ और बेकल है। और मिजाजदार बहू इस तरह आह खींच कर कहती है कि हमारी तकदीर कहाँ है, जैसे वो बरसों से बच्चों की उम्मीदवार हो कि उससे बच्चा नहीं मिल रहा है। तो हजन उसको यूं कहती हैं कि आपके इतने सारे बच्चे होंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। साथ ही ये भी कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका मियाँ आपके साथ कैसा बिहेव करता है, कैसा बर्ताव करता है। मिजाजदार बहू ने कहा कि हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं, मुझसे कभी खुशी से बात नहीं करते हैं। तो मेन जुमला, मिजाजदार बहू अपने तमाम राज, अपने तमाम घर की जो प्राइवेट बातें होती हैं, जो ज़ाती बातें होती हैं, वो सारा हजन के सामने बोल देती हैं। और अब हजन उनसे रुख्सत लेती है कि अब इस बार मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है। जाते समय मिजाजदार बहू कहती हैं कि आप दोबारा कब आओगी, मुझसे वादा करो कि आप दोबारा मेरे घर आ जाओगी। हजन कहती हैं कि हाँ मैं आऊँगी, मैं यहीं एक बस्ती में मोम घरों के छत्ते में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी बांजी हैं, मेरी बांजी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं आगरे से आई हूँ और उनके इलाज के लिए आई हूँ। मुझे अक्सर फुर्सत कम होती है क्योंकि मैं इलाज व मुआलजा के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ, लिहाजा मुझे कम टाइम होता है। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन हजन फिर से नमोदार होती हैं। आज हजन के हाथ में एक इज़ारबंद नाड़ा कमरबंद होता है और वो रेशमी इज़ारबंद होता है। हजन मिजाजदार को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और मिजाजदार हजन को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और हजन से कहती हैं कि ये इज़ारबंद कैसा है। तो हजन सरसरी कहती हैं कि ये इज़ारबंद बिकाऊ क्या है, यानी मैं इसको बेच रही हूँ। मिजाजदार ने कीमत पूछी तो हजन ने कहा बराबर 4 आने का है। हमारे मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, वो बहुत गरीब हो चुके हैं, लिहाजा वो अपने असबाब बेच कर गुजारा कर रही हैं, इसलिए मैं उनकी अक्सर चीज़ें बेच ला दिया करती हूँ। तो मिजाजदार जब 4 आने सुनती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, खुशी से अपने जेब से फ़ौरन पैसे निकाल कर हजन से ये रेशमी इज़ारबंद ले लेती है, ख़रीद लेती है। और साथ ही ये कहती हैं कि अब अगर आपके पास कोई और चीज़ बिकने की हो, जो बेगम की हो, जो कीमती हो, तो पहले आप मेरे पास आ जाया करोगी, उसके बाद किसी और के पास। तो हजर उसे वादा देती हैं कि बिल्कुल सबसे पहले मैं आपके पास आ जाया करूँगी, क्योंकि पहले आप मेरी कस्टमर हो, उसके बाद मैं दूसरे लोगों के पास जाऊँगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इसके बाद क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो इसके बाद फिर इधर उधर की बातें हुई और चलते वक्त हजन ने जेब से बटुआ निकाला और इसमें लौंगें एक खुशबूदार दरख्त की कली निकालकर मिजाजदार बहू को दी और कहा कि दुनिया में मोहब्बत इसी के वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फ़ायदा हो। आज जब दूसरी मुलाकात में हम बातें करते हैं, हजन और मिजाजदार एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के बाद अब हजन निकलना चाहती हैं। निकलते वक्त वो अपनी जेब से एक बटुआ निकालती हैं। उस बटुए में बहुत सारे कागजात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और साथ ही उनमें से वो लौंगें निकालती हैं। आपको मैं बताऊं, लौंगें एक खुशबूदार दरख्त की कली होती हैं और बहुत ही कीमती और मुफीद चीज़ होती हैं। और साथ ही क्या कहती हैं इसे कि दुनिया में मोहब्बत इस वास्ते होती है एक इंसान को दूसरे इंसान से फ़ायदा पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये लौंग कैसी होती है। मैं आपको इसकी बिल्कुल पिक्चर दिखाऊंगा। इसका एक फ़ोटोग्राफ मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, इसे हम लौंग कहते हैं। ये लौंगें बहुत ही कारआमद और मुफीद होती हैं। एक खुशबूदार दरख्त होता है जिस दरख्त से ये लौंगें निकलती हैं और यही 2 लौंगें मिजाजदार बहू को मिलती हैं। किसकी तरफ से? हजन की तरफ से ये 2 लौंगें मिलती हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये लौंगें कैसी होती हैं। और ये 2 लौंगें देने के बाद हजन
मिजाजदार बहू से कहते हैं तुम एक लौंग तुम अपनी चोटी में बांध लेना। मिजाजदार बहू से कहा जाता है कि एक लौंग तुम अपनी चोटी में बांध लेना और दूसरी मियाँ के तकिए में, लेकिन इनको शुबह न हो। इतनी एहतियात ज़रूरी है कि नापाक के पाक साफ जगह में रहे और अपने कद के बराबर मुझे कलावा कच्चा सूत वो मुझको नाप कर दो, गंडा बनवा दूंगी। तो क्या कहती हैं, एक तो निकलते वक्त वो 2 लौंगे अपनी जेब से निकाल कर मिजाजदार बहू को देती हैं और साथ ही कहती हैं कि एक लौंग आप अपनी चोटी में बांधना। आप समझिए ये जो औरत होती हैं, औरतों के जो बाल होते हैं, बालों में वो बनाती है पीछे, उसको चोटी कहती हैं। जब वो बालों को पीछे जमा करती हैं, एक ही जगह रखती हैं, कहा कि एक लौंग आप अपनी चोटी में रखना और दूसरी जो लौंग हैं, दूसरी लौंग को क्या करोगी आप, दूसरे लौंग को आप मियाँ के तकिए में सीना। और इस बात का ख्याल रखिए कि एहतियात करना कि ये पाक और साफ जगह रहे। इसके अलावा आप मुझे अपने कद के बराबर कला कच्चा सूत मुझे देना, अपने कद के बराबर देना, ताकि मैं आपके लिए गंडा बनवा दूंगी। ये कला क्या होता है, असल में कलावा है। ये कच्चा सूत क्या होता है, ये सूत से बनी हुई एक धागा होता है जिसके ऊपर से चांदी मिलाया हुआ होता है, उससे हम कहते हैं कच्चा सूत या कला कहते हैं। कशर पे पन वलन पत चांदी वलन, जिससे कहते हैं कच्चा सूत। तो एक उससे कला मांगा, कहा कि मैं आपके कद के बराबर आपको गंडा बनवा दूंगी। फिर वो बाजू में जो बांधती हैं औरतें, इसके लिए इससे ये भी मांगा, कला मांगा। जिससे क्या हुआ, इन बातों से जो मिजाजदार थी, इन बातों से मिजाजदार दिल व जान से मुअतकिद हुई, मुअतकिद हो गया, एतकाद हुआ, भरोसा हुआ मिजाजदार बहू को हजन पर। तो हजन ने क्या किया, गुस्ल करके साफ कपड़े पहने और खुशबू लगाई, फिर बिस्मिल्लाह करके अपनी चोटी में एक बांधी और दूसरी लौंग अपने मियाँ के बिस्तर और जो तकिया है उसकी चादर चेंज कर दी, साफ रख दी और उसमें से उन्होंने एक लौंग रख दी। जब मोहम्मद आकिल जब काम से वापस घर पहुँचे तो उन्हें कहते हैं मोहम्मद आकिल जो घर आए, उनका घर भी यहाँ दिखाया गया है, आए बीवी और पलंग की चादर साफ और बदली हुई देखी तो बहुत खुश हुआ और प्यार से बातें करने लगा। अचानक मोहम्मद आकिल ने आज अपनी बीवी में एक अजीब व गरीब चेंज देखी जो उसमें कभी नहीं हुआ करती थी। वो खुद कभी साफ सुथरी नहीं रहती थी, अब उसके घर में सफाई का कोई एहतमाम नहीं हुआ करता था। लिहाजा आज मोहम्मद आकिल की बीवी जो मिजाजदार बहू, आज उन्होंने देखा पूरा घर साफ़ है, पूरा पलंग साफ़ है और जो बिस्तर है उनकी जो बाहर से चादर होती हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं। तो मोहम्मद आकिल ये माहौल देखकर बहुत खुश हुआ और वो अपनी बीवी मिजाजदार बहू से बहुत प्यार से बातें करने लगी। तो मिजाजदार बहू ने कहा, देखो हमने आज एक चीज़ मोल ली, ये कहकर इज़ार बंद दिखाया। मिजाजदार बहू मोहम्मद आकिल से कहती हैं कि आज हमने एक चीज़ मोल ली, ख़रीद ली, और क्या दिखाती हैं उसको इज़ार बंद दिखाती हैं, जो इज़ार बंद उन्होंने हजन से लिया था। मोहम्मद आकिल क्योंकि प्यार से बात करते हैं, आज बड़ा प्यारा माहौल घर में है। मोहम्मद आकिल ने कहा, कितने को लिया? मिजाजदार ने कहा, तुम ही कहो कितने का होगा। अब मोहम्मद आकिल ज़रूर पूछेगा कि कितने को लिया और कितनी कीमत में लिया। मिजाजदार ने कहा, आप ही बताओ कितनी कीमत का होगा, इसकी कीमत क्या होगी? मोहम्मद आकिल ने कहा कि इज़ारबंद ख़ास लाहौरी है, निहायत उम्दा है, 2 रुपये से किसी तरह कम नहीं होगा। मोहम्मद आकिल अपनी बीवी से कहते हैं कि ये जो इज़ारबंद आपके हाथ में है ये लाहौरी इज़ारबंद है, उम्दा इज़ारबंद है, लिहाजा 2 रुपये से इसकी कीमत बिल्कुल कम नहीं, कम से कम इसकी कीमत 2 रुपये होगी। तो मिजाजदार बहू ने क्या कहा? मिजाजदार बहू ने कहा, 4 आने को लिया। 1 रुपये में 16 आने होते हैं, 4 आने 4 आने 4 आने 4 आने, यानी 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 2 रुपये में 32 आने होते हैं। तो
ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو 4 آنے میں ملا تھا، 25 پیسے میں ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے 4 آنے یعنی 25 پیسے میں ملا، جو 200 پیسے کا تھا، جو چیز 200 پیسے کی تھی وہ ان کو صرف 4 آنے 25 پیسے میں مل گئی۔ تو محمد عاقل نے کیا کہا؟ محمد عاقل بہت خوش ہوا اور کہا اتنا سستا کہاں سے مل گیا؟ مزاجدار بہو نے کہا ایک حجن بڑی نیک وقت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آ رہی ہیں، لہٰذا اسی سے لی۔ محمد عاقل نے کہا اتنی سستی چیز آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ کہاں سے لائی آپ نے یہ چیز؟ تو مزاجدار بہو نے کہا یہاں پر ہماری گلی میں ایک بہت بڑی نیک وقت حجن آئی ہوئی ہے جس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، تبرکات ہیں، میں نے اسی سے لی، جو ہماری گلی میں موجود ہیں میں نے اسی سے لی، صرف 4 آنے میں لی۔ یہ کہہ کر مزاجدار بہو نے سرما بھی دکھایا، ناد علی بھی دکھایا اور فیروزی کی انگوٹھی بھی دکھائی۔ آپ کو بتاتے چلیں فیروزی کی انگوٹھی مفت میں لے لی تھی، اس نے مفت میں دے دی تھی حجن نے اس کو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کر محمد عاقل لالچ میں آ گیا، طمع میں آ گیا۔ طمع اور لالچ انسان کو اس جانور کی طرح، کیا ہے لکھا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر محمد عاقل اس جانور کی طرح جو دانے کی لالچ میں آ کر جال میں پھنس جاتا ہے اور زندگی بھر قفس یعنی قید خانہ، قفس میں قید رہتا ہے۔ محمد عاقل بھی فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، محمد عاقل اسی طرح فائدہ دے کر خوش ہوا۔ یعنی حجن جو تھی، حجن آج جال بچھا رہی تھی، آج دانہ پھینک رہی تھی۔ جس طرح ہم ایک جانور کو، طوطا ہوتا ہے، مینا ہوتی ہے، آپ کی کتاب میں بہت ساری جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو دانہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ جانور انسان سے ڈر رہے ہیں، لیکن دانے کی لالچ میں وہ انسان کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ لالچ کی وجہ سے وہ پھنس جاتے ہیں۔ جب وہ لالچ میں آ جاتے ہیں بالآخر ان کو قفس میں قید ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح وہ جانور قید میں پھنس جاتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے اور قیدی بن جاتا ہے، اسی طرح محمد عاقل نے بھی کیا کیا، حجن ان کو بار بار دانہ ڈال رہی تھے، مطلب 1 پیسے کا بہت سا سرما تول کر دیا، ساتھ ہی کیا کیا، ساتھ ہی انہوں نے ناد علی بے دے دیا، اس کے علاوہ مفت میں 1 انگوٹھی دے دی، 4 آنے میں 1000 بندے دیا، یعنی کہ وہ دانہ ڈال رہی تھی ان کو پھنسانے کے لیے۔ جب محمد عاقل نے یہ فائدہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، وہ لالچ میں آ گیا، وہ ہوس میں آ گیا، اسے لالچ پیدا ہو گئی۔ مزاجدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کے تمام اسباب بیچنے کے لیے میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی، کہ مطلب حجن جو ہے ان کی گلی میں کوئی، ان کے محلے میں کوئی بیگم غریب ہو گئی ہے، تمام بات بتا رہی ہیں کہ اب وہ اسباب بیچ کر گزارا کر رہی ہیں۔ اب حجن نے کہا کہ جتنی بھی اس کے اسباب ہیں میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچا دوں گی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میرے پاس آئے گی۔ محمد عاقل نے کیا کہا؟ محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھ لینا، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو یا حجن کوئی ٹھگنی ہو۔ محمد عاقل اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آپ دیکھنا جو بھی چیزیں وہ لائے گی سستے میں دیتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کا مال ہو یا کوئی ٹھگنی یا لٹیری عورت نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو آخر میں دھوکہ مل جائے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مزاجدار نے کہا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے، کہا کہ آپ توبہ کر لو، وہ حجن بالکل ایسی نہیں ہے، کیونکہ حجن خدا کی نیک بندی ہیں، وہ کہاں سے ایسا کرے گی، لہٰذا آپ کو توبہ کرنا چاہیے کہ آپ نے میری جو حجن تھی اس کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ الغرض محمد عاقل کی محبت بری باتوں سے مزاجدار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بیچ کر حجن کو بلوایا اور آج مزاجدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ جب محمد عاقل مزاجدار بہو سے پیار سے بات کرنے لگی، اچھی طرح سمجھانے لگی، تو حجن کو یقین ہوا کہ وہ لونگے کام کر رہی ہیں، جو کلاوہ انہوں نے مجھے دیا وہ بھی کام کر رہا ہے، مطلب کہ حجن ایک سچ مچ ایک پیر کامل ہے۔ مزاجدار کو اس بات کا یقین ہوا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ محمد عاقل اگلے دن جب کام پر گئے تو
मिजाजदार बहू ने क्या किया, मिजाजदार बहू ने जुल्फन को फिर से भेजा, कहा कि हजन को फिर से बुलाओ, और हजन को बुलवाया। और आज क्या हुआ, आज मिजाजदार बहू ने कहा कि आज मिजाजदार बहू बेटी बनेगी, और हजन को क्या बनाया, आज हजन को माँ बनाया। जब आज तीसरी बार हजन मिजाजदार बहू के घर आ रही हैं और उनको बुला कर लाया गया, हजन ने जुल्फन के मतलब ज़रिए बुलाया। कहते हैं कि रात के वक्त मोहम्मद आकिल के सामने फिर से हजन का जिक्र आया। मोहम्मद आकिल ने कहा, देखो होशियार रहना, इस शहर में कटनियाँ और ठगनियाँ बहुत हुआ करती हैं। अब रात के वक्त जब फिर से हजन की बात चली, मोहम्मद आकिल फिर से हजन से कहते हैं कि आप होशियार रहना, ये जो शहर है, जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर में बहुत सारी कटनियाँ और ठगनियाँ यानी लुटेरी औरतें, धोखाबाज औरतें बहुत ज़्यादा इस शहर में मौजूद हैं, और वो लूटने का काम बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, लिहाजा आप होशियार रहना, समझदारी से काम लेना। लेकिन तमह ने मोहम्मद आकिल की अक्ल पर पर्दा डाला, क्योंकि वो इतनी मोटी बात न समझ सका कि 2 रुपये का माल 4 आने में कोई बेवजह कैसे देगा। लेकिन मोहम्मद आकिल भी लालच में आ चुका था, उसने इतना सस्ता सौदा हजन के साथ फ़ायदा मतलब लेन देन में फ़ायदा देकर बहुत वो लालच में आ गया था। लिहाजा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देख लेना कि कोई लुटेरी ना हो। अंदर से मोहम्मद आकिल लालच में आ गए थे, और उसकी अक्ल में ये बात नहीं आई कि वो इतनी मोटी बात ना समझ सका कि भला कोई इंसान 2 रुपये का माल 4 आने में कैसे बेच सकता है। 2 रुपये की कोई चीज़ कोई बेवजह 4 आने में कैसे बेच सकता है या कैसे बेच सकती हैं, ये बात मोहम्मद आकिल के जहन में नहीं आई, वो ये ना सोच सका। और साथ ही क्या लिखा है किताब वाले ने, लिखा है कि मोहम्मद आकिल को चाहिए था कि हजन के आने पर ममानियत करते और तमाम चीज़ें उससे वापस करते। मिजाजदार को इतनी अक्ल कहाँ थी कि वो समझती। बहरहाल मोहम्मद आकिल तो मर्द था, उसे समझना चाहिए था कि ये इतनी सस्ती चीज़ें हमें क्यों मिल रही हैं। उसे चाहिए था कि वो हजन के आने पर ममानियत करती है, वो हजन पर रोक लगा दी कि उसको यहाँ मत बुलाओ। उसको समझना चाहिए था कि इतनी सस्ती चीज़ें वो क्यों दे रही थी, मुफ्त में चीज़ें क्यों दी जा रही हैं। ये चीज़ें मोहम्मद आकिल ने नहीं समझी। वो इतनी मोटी बातें इसलिए नहीं समझ सका क्योंकि वो लालच में आ गया था। और किताब कहती है कि मौलवी नज़ीर समझाता है कि मोहम्मद आकिल को चाहिए था कि वो उसे तमाम चीज़ें वापस करता और साथ ही मिजाजदार को समझाता, क्योंकि मिजाजदार बहू को इतनी अक्ल कहाँ थी कि वो बात समझती, उसे ये बातें समझ आती, उसको ये बातें समझ नहीं आ सकती थी, क्योंकि हजन एक लुटेरी थी, वो एक एक्सपर्ट लुटेरी थी। वो मामूली जाल नहीं बिछाती थी, वो बहुत उम्दा जाल बिछाकर मिजाजदार बहू का एतकाद जीतना चाहती थी, और उन्होंने एतकाद जीता भी था। कल हम देखते हैं ये जो मिजाजदार बहू है, मिजाजदार बहू ने हजन के साथ क्या बातें की। तीसरी मुलाकात में इस वक्त वो तीसरी बार मोहम्मद आकिल के घर हजन आ चुकी हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हुई, लिहाजा आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो हम बना रहे हैं इस पर, उस वीडियो में शायद कंप्लीट हम कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।